सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित विषय पवन सीरीज पूरा सॉल्व करा रहा हूं। इसमें आपके बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय के प्रश्न संख्या 79 तक मैं करा चुका हूं। अब यहाँ पे इस क्लास में हम इससे आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के प्रश्नों को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी प्रश्नों को देख सकते हैं, सभी क्लासेस को देख सकते हैं। अब आज की इस क्लास में हम आगे के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और सभी प्रश्नों को आपको खुद से सॉल्व करते हुए चलना है और फिर बाद में आपको उत्तर देखना है। तो यहाँ पे देखिए, अब प्रश्न संख्या 80 है। एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 30 संतरों के भार ग्राम में नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए 80 संतरों के भार दिए गए हैं और बोल रहा है कि वर्ग माप 10 लेकर के टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। अब संतरों को चुना गया है, संतरों को तौला गया है, तौलने के बाद उनका भार यहाँ पे पता चला है। 30 संतरे उठाए गए हैं, पहले एक संतरा, फिर उसको तौला गया, फिर दूसरा संतरा, उसको तौला गया, इस तरीके से किया गया। तो 45 ग्राम, 55 ग्राम, 30 ग्राम, 75 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम, इस तरीके से संतरों का भार मिला है। अब पूछ रहा है कि उनका वर्ग माप जो है, वर्ग अंतराल 10 लेकर के टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनानी है। बस आपको वर्ग अंतराल वाली बारंबारता सारणी बनानी है, ठीक है। जैसे आंकड़े दिए रहते हैं तो आंकड़ों से भी आप बना लेते हैं बारंबारता सारणी, लेकिन वर्ग अंतराल में आपको आसान पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि संतरे सबसे कम, सबसे हल्का संतरा कौन सा है, सबसे भारी संतरा कौन सा है। तो सबसे हल्का जिसका वेट है वह संतरा जो है वह 30 ग्राम का है। यहाँ पे देखिए 30 ग्राम का संतरा है ये। और सबसे भारी अगर आप देखेंगे तो 80 ग्राम का संतरा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आप देख पा रहे हैं। अब ये समझिए कि 30 से 80 ग्राम के बीच के सारे संतरे हैं, हमको सबको कवर करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अधिकतम भार है 80, न्यूनतम भार है 30 और परिसर इन सभी के बीच में, इसी 50 के बीच में सारे संतरे हैं। तो 30 से 40 इस तरीके से अब हम सारणी बनाएंगे। तो 30 से 40 ग्राम वाले संतरे को एक वर्ग में रखेंगे, फिर 40 से 50 ग्राम वाले, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70, फिर 70 से 80, फिर 80 से 90, ये हो गया। अब यहाँ पे बोला है टैली चिन्ह बनाते हुए, तो ये मिलान चिन्ह नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे टैली चिन्ह, ठीक, टैली चिन्ह। और फिर बारंबारता, और फिर यहाँ पे आएगा आपका संचयी बारंबारता। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। संचयी बारंबारता बस आपको इतना बना लेना है, टैली चिन्ह लगा करके बारंबारता सारणी। तो ये मत देखिए, संचयी बारंबारता तब हम निकालते हैं जब हमको माध्यिका निकालना होता है, ठीक है। संचयी बारंबारता तब हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी भार आपको दिया गया है, इसको देखिए आंकड़ों को आप देख करके अगर लिख सकते हैं 30 से 40 तक कौन कौन सा आ रहा है। 30 से 40 के बीच में, 30 से लेकर के 40 से पहले पहले तक कौन से आंकड़े आ रहे हैं, ठीक है। कितनी संख्याएं आ रही हैं, कितने संतरे 30 से 40 ग्राम के बीच में है, ये अगर आप यहाँ से देख करके लिख लेते हैं इन आंकड़ों से तो ठीक है। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप एक क्रम में लगा लीजिएगा, एक क्रम में लगा लीजिएगा। जैसे सबसे छोटे को सबसे पहले लिख लिया, 30 के देखिए कितना है, 30 एक बार यहाँ आ गया और कहीं 30 आ रहा है, एक बार 30 यहाँ आ रहा है, देखिए 2 बार 30 आया हुआ है, एक बार और आया है, 3 बार 30 आया हुआ है, ये 30 लिख लिया। 30 के बाद आप देखिए 31, 32, 33, 34, 35, 35 आया हुआ है और देखिए कहीं पे 3 बार 30 आया और एक बार 35 आया है, ठीक। और इसके बाद फिर 40 आ रहा है, तो 40 को इस वर्ग में हम लोग नहीं रखेंगे, 40 को हम अगले वर्ग में भेज देंगे। 30 को लेकर के 40 से पहले पहले जितनी संख्याएं आ रही हैं उसको हम इसमें गिनती कर लेंगे। तो ये 4 संख्याएं, 3 बार 30 और 35, ये 4 संख्याएं आ रही हैं 30 से 40 तक। तो 4 खड़ी पाई ऐसे खींच देंगे, यही टैली चिन्ह हो जाएगा, बारंबारता में 4 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके आगे देखिए
35 के बाद अगर आप देखते हैं तो 40 आ रहा है। 40 कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे 40 आ रहा है, यहाँ पे 40 आ रहा है, और देखिए 45 यहाँ आ रहा है, यहाँ 40 आ रहा है, 45 आ रहा है। जितनी भी 4 से शुरू होने वाली संख्या है उनको देख लीजिए। तो देखिए 40 3 जगह मिल गया, 3 बार 40 लिख लीजिए, और फिर 2 बार 45 आ रहा है, 2 बार 45, 2 बार और एक शुरू में ही 45 है, तो 3 बार 45 आ रहा है। ठीक है, तो 3 बार 45 हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे तो कहीं पे 46, 47, 48, 49 नहीं आ रहा है। सीधे अब क्या आ रहा है? सीधे आप देखेंगे तो 50 ग्राम आ रहा है। 50 ग्राम देखिए यहाँ पे आ रहा है 50 ग्राम। ठीक, तो इसलिए अब ये 6 संख्याएं हो जाएंगी, 3 बार 40 और 3 बार 45, ये सभी इसमें आ जाएंगे 40 से 50 वाले वर्ग में। अब देखिए टैली चिन्ह आप समझ रहे हैं, 1 आया तो ये, 2 आया तो ये, 3 आया ये, 4 आया ये, 5 आया ये, 6 आया तो ये। तो इसलिए इस तरीके से ये आपका टैली चिन्ह हो जाएगा। बारंबारता में 6 लिख देंगे। अब 50 से 60 तक इसी तरह देख लेंगे तो आपको मिल जाएंगी संख्याएं, 4 संख्याएं। 50 एक बार यहाँ आया है, और 55 यहाँ आया है, और इसके साथ 55 फिर यहाँ आया है, और 55 यहाँ आया है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 बार 55 और एक 50, ये आपको मिल जाएंगे 50 से और 60 तक। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 हो जाएगा, 4 खड़ी लाइन, ये इसका टैली चिन्ह, और 4 बारंबारता। तो 60 से 70 तक आपको मिल जाएंगे 5 संतरे, और 70 से 80 के बीच में अगर आप देखते हैं, 70 से 80 के बीच में तो 75 1, फिर उसके बाद 75 2, और 75 3, 4 तो 75 आपको मिल जाएंगे, और 70 से 80 के बीच में आपको 70 भी मिलेगा। 70 देखिए 2, और फिर यहाँ पे 3, ये 4, और लास्ट में देखिए 70, 5 बार 70 आएगा, 5 बार 70 और 4 बार 75, तो ये 9 हो जाएगा। टैली चिन्ह आप बना ही लोगे, 5 और फिर 4 खड़ी पाई, 9 हो जाएगा। इसके बाद 80 से 90 के बीच में देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 बार 80 बस बच रहा है। एक बार 80 यहाँ पे है, एक बार 80 यहाँ पे है, बाकी 80 से 90 के बीच में 80 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये 2 बार आया 80, तो ये 2 हो जाएगा बारंबारता। तो इस तरीके से ये आप बना लोगे। टैली चिन्ह से बारंबारता सारणी बनाना है आपको, टैली चिन्ह और बारंबारता आपको दर्शाना था, ये आपने दर्शा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान आने हेतु अपनाए गए साधनों का विवरण निम्नवत है। प्रशिक्षुओं की संख्या को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए प्रशिक्षु, जैसे आप कॉलेज जाते होंगे, डायरेक्ट जाते होंगे, तो वहां पे आपके कई सारे दोस्त कई सारे माध्यमों से आते होंगे, जैसे स्कूटर से, जिसे स्कूटी कह दीजिए आजकल, ऑटो से कुछ लोग आते होंगे, कुछ लोग पैदल आते होंगे, कुछ लोग मोटरसाइकिल से आते होंगे, और अन्य साधनों से जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, इस तरीके से लोग पहुंचते होंगे आपके विद्यालय। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे फिर प्रशिक्षुओं की संख्या दी गई है, तो स्कूटर से 8 लोग आते हैं, ऑटो से 9 लोग, पैदल 18 लोग, मोटरसाइकिल से 10 लोग, और अन्य साधनों से 15 लोग। अब इसको बोला है पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए। अब पिक्टोग्राफ मतलब कि आप समझिए कि अंक की जगह कुछ, जैसे 4 को इस तरह आप दर्शाते हैं, ठीक है, संख्या में 4 आप इस तरह से लिखते हैं, और ऐसे ये पाई खींच के भी लिख देते हैं, और इसी तरीके से हल्का सा कोई चित्र बना करके, कोई आप फूल बना करके दर्शाएं अगर कुछ, या बॉल के माध्यम से दर्शाएं, तो ये क्या होता है? ये पिक्टोग्राफ होता है। तो इसी तरीके से अब जितने साधन हैं उन साधनों को आप यहाँ यातायात के साधनों को एक जगह लिख दीजिए, और उनके सामने उनकी संख्या दर्शाई जाएगी किसी एक चित्र के माध्यम से। तो देखिए ये आपकी संख्या पे निर्भर करता है। अब आप यहाँ पे मानेंगे, जैसे एक गोला अगर हमने बना दिया, इस तरीके से गोला बनाया और इसको 4 भागों में बांट दिया, एक बिंदी हो गया, तो इसका मतलब हो गया 1, और इसी गोले को 4 भाग में बांट के 2 बिंदी हो गया, तो इसका मतलब हो गया 2, 3 बिंदी तो 3, 4 बिंदी तो 4। ठीक, क्योंकि यह संख्या जो है वह देखिए 8 से शुरू होकर के 18 तक जा रही है, तो इतना हम मैनेज कर सकते हैं। तो अब स्कूटर से आने वाले
8 प्रशिक्षु हैं तो इनकी जगह क्या बन जाएगा, इसके देखिए एक गोला जो है वह 4, एक गोला अगर पूरा भरा है, चारों बिंदी है, तो वह 4 प्रशिक्षुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 गोले बना देंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 का रिप्रेजेंटेशन। अब 8 से 9 लोग आते हैं, मतलब कि 2 गोले पूरे बना दीजिए 8 और एक गोले में एक बिंदी, ये हो जाएगा 9। पैदल आने वाले 18 लोग हैं तो 4 चौक 16, 4 तो पूरे पूरे बनाइए और उसके बाद एक में 2 बिंदी। मोटरसाइकिल से आने वाले 10 लोग हैं तो 2 पूरा पूरा हो जाएगा 8 और एक आधा, मतलब कि एक गोले में 2 बिंदी। इसके बाद देखिए अन्य में क्या आता है, अन्य में 15 लोग हैं तो 3 पूरा पूरा और एक में 3 बिंदी, ये हो जाता है 15। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका पिक्टोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये इसके जगह आप कुछ भी, जैसे यहाँ पे गोला माना है, गोले को 4 माना है, वहां पे कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, सर्वांग समता की विशेषताएं बताइए। जब दो चीजें आपस में सर्वांगसम होती हैं तो सर्वांग समता की निम्न विशेषताएं होती हैं। देखिए पहला जो है वह दो सर्वांगसम कोणों की जो माप होती है वह बराबर होती है। अगर दो कोण आपस में, दो कोण सर्वांगसम है ऐसा कहा जाए तो वो कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। सर्वांग समता का मतलब यही होता है कि सब कुछ डिट्टो बिल्कुल सेम। ठीक, दूसरा है दो सर्वांगसम रेखाखंडों की लंबाइयां समान होती हैं। तीसरा है दो समान वृत्तों के अर्धव्यास परिधि क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दो समान वृत्तों या दो सर्वांगसम वृत्तों की जो अर्धव्यास होता है, जो परिधि होती है और जो क्षेत्रफल होता है, अर्धव्यास मतलब कि त्रिज्या परिधि और क्षेत्रफल सब बराबर होता है। चौथा है दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, संगत भुजाएं तथा क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, त्रिभुजों में आपको पता ही है कि दो त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम है तो उनका सब कुछ समान होगा, चाहे संगत कोण, तीनों संगत कोण, तीनों भुजाएं, मतलब बिल्कुल डिट्टो वही त्रिभुज होगा ही। इसके बाद देखिए दो सर्वांगसम आयतों की लंबाई, चौड़ाई एवं क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दो सर्वांगसम आयत जो होते हैं उनकी लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल बराबर होते हैं। छठवां पॉइंट है दो सर्वांगसम वर्गों की भुजाएं, कोण, क्षेत्रफल बराबर होता है। अगर दो किन्हीं भी आकृति के बारे में बोला जा रहा है कि वो सर्वांगसम है तो उनमें बनने वाला कोण, उनकी भुजाएं आपस में सर्वांगसम होती हैं और साथ साथ उनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83, त्रिभुजों के संदर्भ में सर्वांग समता की विभिन्न शर्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए त्रिभुजों के संदर्भ में पूछ रहा है सर्वांग समता की विभिन्न शर्तें, तो 3 मुख्य शर्तें होती हैं और कहीं कहीं 4 भी लिखा आपको मिलेगा, तो इन शर्तों को आप देख लीजिए। देखिए पहला होता है कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। इस तरीके से ये होता है कि आप देखिए ये दोनों कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण और ये संगत भुजा के ये बराबर होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सेम साइज के त्रिभुज होते हैं। तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता का जो नियम है वो कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दोनों कोण और उसके नजदीक वाली भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण और उसके नजदीक वाली भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। इसके बाद देखिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं और उसके बीच का कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के भुजाओं और उसके बीच के कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब दो त्रिभुज हैं और दो भुजाएं बराबर है, दोनों में जो दोनों त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं जो हैं वह अगर बराबर हैं, उनके बीच में बनने वाला कोण बराबर है तो उसे सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। अब इसके बाद देखिए समकोण और कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम, दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज के एक भुजा और कर्ण के बराबर हो जाए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, अगर दो समकोण त्रिभुज हैं तो कर्ण बराबर होना चाहिए और दूसरी भुजा बराबर होनी चाहिए, तो आपका जो हो जाता है वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। इसके बाद देखिए चौथा नियम है भुजा भुजा भुजा, अगर तीनों भुजाएं
एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए तो ऐसे में क्या कहा जाता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो। ठीक, तो ये हो जाता है आपका त्रिभुज के संदर्भ में मेन यही तीन है आपका, पहला, दूसरा और चौथा। ये चारों ये तीनों आप लिख दीजिएगा, यही आपके तीन शर्तें होती हैं सर्वांग समता की। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है 84, 21 भागा 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। जैसे देखिए 21 में भाग हो रहा है 3 का बराबर 7 है, तो इसी के संगत जो तथ्य है, जैसे 21 में अगर भाग हो करके 3 से भाग हो करके 7 आ रहा है तो 3 का 7 में गुणा करके 21 आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरीके से अगर 56 में भाग हो रहा है 8 का और 7 मिल रहा है तो इसी 8 का गुणा होकर 7 में क्या मिलना चाहिए, 56। यही इसका संगत गुणात्मक रूप हो जाएगा। और इसी तरीके से 11 का गुणा होकर के 6 में 66 मिलना चाहिए। तो ये हम लिख देंगे, बस इतना ही लिखना था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 85 है, निम्न समीकरणों को हल करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। y-5 बराबर 0। तो देखिए बस 5 को उधर भेज देंगे तो शून्य में 5 जुड़ जाएगा, y बराबर 5 मिल जाएगा। और उत्तर की जांच करनी है तो y का मान जो है वह एक पक्ष में किसी में रख लीजिए। तो y का मान 5 रखेंगे, यहाँ पे y-5 बराबर 0 में, तो 5-5 बराबर 0, 0 बराबर 0, दायां पक्ष जो हो जाएगा वह बाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे सॉल्व भी हो गया, उत्तर की जांच भी हो गई। और यहाँ पे देखिए 15 बराबर a धन 12, तो a का मान अगर निकालेंगे तो 15 माइनस 12 लिख सकते हैं और a बराबर 3 लिख सकते हैं। अब उत्तर की जांच जब अगर हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 15 धन a बराबर 12, a की जगह 3। तो अब देखिए 15 बराबर 15 मिल जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब हमको मिल जाएगा क्या, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो इस तरीके से ये उत्तर की जांच हो जाएगी। अब इसके आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है प्रश्न संख्या 86, निम्न चर समीकरणों को हल करके उसके उत्तरों की जांच करिए। यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा 2 समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरणों को हल करना है और साथ साथ उत्तर की जांच हमें करनी है। तो देखिए लिखा है 2x-3 बटे 7 बराबर 7। तो 7 को हम लिख सकते हैं 7 बटे 1, और तिर्यक गुणा होता है, आपको पता है 1 का गुणा उधर हो जाएगा, 5 का गुणा इधर हो जाएगा, या सीधे सीधे 5 को बस इधर भेज दीजिए तो उधर क्या बचेगा, x-3 बराबर 7 गुणे 5, ये हो जाएगा। और ये हो गया 2x-3 बराबर 35 के, और 2x बराबर लिखना चाहें तो 3 को उधर भेजेंगे तो धन 3 हो जाएगा, 35 धन 3 38 हो जाएगा ये। और x बराबर हो जाएगा 38 बटे 2, यानी कि x का जो मान आ जाएगा वह 19 आ जाएगा। x का मान 19 आ गया, और साथ साथ बोल रहा है कि उत्तरों की जांच भी करिए। उत्तर का जांच अगर हमको करना है तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखा था, 2x-3 बटे 5 बराबर 7। अब इसी में हम x का मान जो है वह 19 रख लेंगे। देखिए 2 गुणे 19 माइनस 3 बटे 5 बराबर 7, और 7 दूनी 38, 38 में से 3 घट जाएगा, बच जाएगा 35, 35 बटे 5 बराबर 7, और 5 में भाग होगा 35 से तो हो जाएगा 7 बराबर 7। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू ये आ गई 7। दोनों पक्षों में जो मान हो गया वह हमको कितना मिल गया, बराबर मिल गया 7। तो इस तरीके से ये उत्तर की जांच भी हो गई कि x का मान जो हमने निकाला है उस मान को रखते हुए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हैं। और समीकरण कहते भी इसी को है कि दोनों पक्ष जहां पे बराबर होते हैं उसे हम समीकरण कहते हैं। अब अगला जो है हमारा वह है 5y/3 + 1 बराबर 6। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5y/3 + 1 बराबर 6, +1 को उधर भेज दीजिए तो 5y/3, और ये 6 में से 1 घट जाएगा, -1 उधर हो जाएगा जा करके, तो ये बचेगा 5। अब 5y बराबर ये हो जाएगा 5 गुणे 3,
और y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 3 बटे 5, 5 से 5 काट दीजिए, y का जो मान आ जाएगा वह 3 आ जाएगा। अब इसी 3 मान को यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे रखेंगे 5 गुणे 3 और बटे 3 धन 1 बराबर 6। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 5 धन 1 इधर बचेगा, उधर है 6, तो 6 बराबर 6, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाएगा। यहाँ से ये कह सकते हैं कि y का जो मान हमने निकाला उससे दोनों पक्ष जो हो जाते हैं वह बराबर हो जाते हैं। इस तरीके से y का मान यही होगा, y बराबर 3। तो ये हमने चर समीकरणों को हल भी कर लिया, हल करके जो भी चर थे उनका मान निकाला, फिर उसके बाद अपने उत्तर की जांच भी हमने करी। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, x टू द पावर 4y माइनस x y के पावर 4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये शुरू में माइनस नहीं था, ठीक है। प्रश्न जो पूछा था आपकी परीक्षा में 2020 में वह यही है, x के पावर 4y माइनस x y के पावर 4 का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि गुणनफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे दो पद हैं, तो देखिए क्या दोनों पदों में कुछ कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्स वाई दोनों पदों में आ रहा है, तो एक्स वाई आप कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा एक्स के पावर 4, वाई की जगह क्या बचेगा, एक्स के पावर 4 था, एक्स कॉमन लिया तो एक्स क्यूब बचेगा, और वाई था इसमें तो वाई तो पूरा ही कॉमन आ गया, तो एक्स क्यूब केवल बचेगा, और यहाँ पे बचेगा वाई क्यूब। तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और फिर ये एक्स वाई तो गुणे में है ही, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यही आ जाएगा, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका यही गुणनखंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न को सरल कीजिए। 3x वाई स्क्वायर ब्रैकेट में है 2x माइनस 3xy प्लस 7y, ये पहला है, और दूसरा आपको दिया गया है ये, इन दोनों को सरल करना है। तो देखिए पहले को सरल करते हैं। 3xy स्क्वायर ब्रैकेट में है 2x माइनस 3xy प्लस 7y। अब गुणा होगा, देखिए 3xy स्क्वायर का गुणा इन तीनों पदों में बारी बारी से होगा। तो पहले ब्रैकेट जब खुलेगा तो गुणा होगा 2x में, तो ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर इंटू 2x, फिर माइनस 3xy है तो फिर गुणा हो जाएगा माइनस 3xy में 3xy स्क्वायर का, फिर प्लस 7y है, 7y में गुणा हो जाएगा 3xy स्क्वायर का। अब गुणा कर लीजिए, देखिए 3 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 6, x का गुणा x में होगा x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर y, और फिर माइनस लगा दीजिए, और ये है 3 का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 9, x का गुणा x में x स्क्वायर, और y का गुणा y स्क्वायर में y क्यूब, प्लस लिख लीजिए 7 का गुणा 3 में तो 21, और x है और y इंटू वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई क्यूब हो जाएगा। तो यहीं पे ये इसका सरलतम रूप आ जाएगा, ठीक है। बस आप गुणा करके इतना लिख देंगे, यही सरलतम रूप हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है 2x स्क्वायर वाई और ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे भी 3 पद हैं ब्रैकेट में, बाहर जो है ब्रैकेट में के उसका गुणा इन तीनों पदों में होगा, तो 2x स्क्वायर वाई इंटू एक्स, फिर इसका गुणा देखिए यहाँ पे माइनस वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई इनको लिखना था, माइनस को पहले ले आते। अब देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ लगा दीजिए y पे, ठीक है। अगर गुणा इसको पहले प्लस में लिखना चाह रहा है, देखिए ऐसे नहीं, आप ऐसे करिए कि x में गुणा हो रहा है 2x स्क्वायर y का, फिर माइनस y में गुणा हो रहा है 2x स्क्वायर y का, फिर प्लस 2 में गुणा हो रहा है 2x स्क्वायर y का। ये सही तरीका होगा लिखने का, ठीक है। या फिर अगर आप प्लस 2x स्क्वायर y का गुणा दिखाना चाह रहे हैं माइनस y में, इस तरीके से ब्रैकेट में दिखाइए, ठीक है, तब गलती नहीं होगी आपसे। अब बस गुणा कर लीजिए, गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x का गुणा होगा तो हो जाएगा 2x क्यूब y, और माइनस y का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का गुणा 2 में तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर y।
ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इतना ही आपको करना था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 89, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। पहला है, दूसरा है, और देखिए यहाँ पे 3 पद हैं, 3 पद आपस में जुड़ रहे हैं और इनका वर्ग हो रहा है, यानी कि ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कम ही जगह पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और वहां पे आप 2ab लिखते हैं ना, तो यहाँ पे भी होता है 2ab, लेकिन 2ab के साथ साथ 2bc भी होता है और प्लस 2ca भी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब यही फॉर्मूला लगा करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इसको खोल सकते हैं। तो देखिए तीनों पदों का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, फिर प्लस, अब देखिए a की जगह क्या है 2x, तो 2 गुणे a इंटू बी, और b की जगह क्या है 3y, तो 2 इंटू a इंटू बी, फिर प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, फिर प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, यही होता है। यहाँ पे देखिए a इंटू सी लिखा है, वही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से अब 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर, और गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12xy प्लस 24yz हो जाएगा ये, और प्लस 16xz या zx हो जाएगा ये। ठीक है, तो यही सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पे है x माइनस 2y प्लस 3z स्क्वायर का आपसे पूछा है। तो ये देखिए ये क्या है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस फॉर्म का है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए वही तीनों का स्क्वायर तो होगा, क्योंकि स्क्वायर जब होता है तो माइनस हट जाता है, तो तीनों पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस 2ab। अब देखिए इसमें b आ रहा है, तो जहां b का स्क्वायर ना आकर के केवल b की घात 1 आएगी, वहां पे माइनस लगेगा, माइनस 2ab। यहाँ पे देखिए b है तो माइनस लगेगा, और प्लस 2bc भी आता है तो वहां भी b आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा माइनस 2bc, और फिर प्लस 2ca आता है तो इसमें माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जहां जहां b आता है प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab हो जाएगा, और माइनस 2bc हो जाएगा, बस 2 जगह माइनस आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वही हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर यहाँ पे किया है, या 2y का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, कोई अंतर पड़ेगा नहीं, प्लस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y। देखिए यहाँ पे ये माइनस लेकर के चले हैं माइनस 2y, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है, ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो आप इसी फॉर्मूले में जो ये वाला फॉर्मूला है प्लस वाला फॉर्मूला, उसमें b की जगह जो एक्चुअल वैल्यू है माइनस 2y, ठीक है, तो माइनस लेकर के चलिएगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आ जाता है, जहां माइनस b है वहां b के सामने वाला सारे नेगेटिव आएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस ये लेकर के चले हैं। ठीक है, तो वही उत्तर मिलेगा, चाहे आप इस फॉर्मूले पे b की जगह 2y रख दीजिए, चाहे यहाँ पे b की जगह आप जो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला b की जगह माइनस 2y रख के चलिए। ठीक है, तो वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करते जाएंगे, इसके बाद ये सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपको ये इतना मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये सॉल्व कर लेंगे आप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90, 3x/4 प्लस x/6 बराबर 22। तो अब देखिए इधर 3x/4 प्लस x/6 बराबर 22 है, तो यहाँ पे देखिए जोड़ने के लिए पहले हर समान करेंगे, हर समान करेंगे तो 6 चौक 24, और देखेंगे तो 12 जो होता है 4 और 6 का अगर लेंगे तो 12 एलसीएम मिल जाएगा, 4 त्रिक 12 होता है, 3 का गुणा कर दीजिए तो 9x हो जाएगा, 6 दूनी 12 होता है, 2 का गुणा कर दीजिए 2x हो जाएगा, और फिर ये हो गया
बराबर 22 के है। अब यहाँ से 12 को उधर भेज दीजिए तो 9x धन 2x बराबर 22 गुणे 12 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो 11x बराबर 22 गुणे 12, और x बराबर लिखना चाहें तो 22 गुणे 12 बटे 11 हो जाएगा। 11 से 22 को काटिए, 2 बार में कट जाएगा, और ये फिर गुणा कर लेंगे, 2 का गुणा 12 में, तो ये कितना आ जाएगा 24। तो x का मान यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, x का जो वैल्यू मिल जाएगा वो यहाँ पे आपको x का मान मिल जाएगा 24। ठीक, x की वैल्यू जो है वह आपकी 24 आ गई। यही आपको निकालना था। प्रश्न में बस इतना ही लिख करके छोड़ दिया है, कुछ नहीं बोला है हल करो या करो। तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि आपको हल ही करना है, मान ही निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपने प्रश्न संख्या 90 तक देख लिया। अब आगे आपके कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं लघुत्तरी में, वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और इसी तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। मिलेंगे हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि यह क्लास आपको पसंद आई है, तो इस क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी लोग जुड़ पाए। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत ही आसान है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसी तरीके से देखिए, सभी विषय आपको पढ़ा दिए गए हैं, सभी विषयों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको हमने ऐप पे भी सब कुछ पढ़ा दिया है, और ऐप पे सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध है, नोट्स उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो ऐप के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कम समय में बेहतर पढ़ाई के लिए। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट नंबर आपको हम दे रहे हैं, ताकि कोई भी दिक्कत हो आप हमसे तुरंत डायरेक्टली पूछ ले। अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।